हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 1972 में आई हॉरर एंथोलॉजी एनकाउंटर विद द अननोन का ब्रेकडाउन, जिसे डायरेक्ट किया था हैरी थॉमसन ने। और मेन बात यह है कि इसे नरेट किया है रॉड सर्लिंग ने, जो कि ट्वाइलाइट जोन और नाइट गैलरी जैसे खतरनाक हॉरर एंथोलॉजी शोज बना चुके हैं। इसमें आप 3 टेल्स देखोगे जिनमें सुपर नेचुरल एलिमेंट इन्वॉल्व होगा, और ये मूवी आप सबको सरप्राइज करने वाली है जैसे इसने मुझे किया। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि डॉक्टर जोनाथन रैंकिन नाम के एक पैरासाइकोलॉजिस्ट ने कुछ रिसर्च की थी सुपरनैचुरल के ऊपर। उसी रिसर्च पर ये तीनों स्टोरीज बेस्ड हैं, यानी कि रियल स्टोरीज हैं। लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस माहौल बनाने के लिए। तो पहली टेल का नाम है दी हेप्टेगन। कहानी शुरू होती है एक कब्रिस्तान में, जहां पर जॉनी डेविस नाम के लड़के का फ्यूनरल चल रहा था। फ्यूनरल में मौजूद थे जॉनी के क्लासमेट्स डेव, फ्रैंक और रैंडी, जो काफी गिल्ट में लग रहे थे। जॉनी की फैमिली से सिर्फ उसकी माँ कमील थी, जो कि 7वें बेटे की 7वीं बेटी है। हेप्टेगन समझे, जिसकी 7 साइड्स होती हैं। फ्यूनरल खत्म होने पर जैसे ही बाकी लोग वहां से गए, कमील ने उन तीनों दोस्तों को रोककर एक क्रिप्टिक सी पहेली में तीनों को श्राप दे दिया। Listen you well to my word. One by land, 2 by sky. Look to the heptagon, for it is there. 7 times around go the 3 of you, and may your reward be just and true. कुछ दिनों बाद फ्रैंक प्लेन में बैठकर कहीं पर जा रहा था, और उसके साथ वाली सीट पर बैठे थे फादर ड्वेन। फ्रैंक के दिमाग में वही कमील की बोली हुई लाइंस घूम रही थी, और उसे चिंता में देखकर फादर ने पूछ ही लिया कि आखिर बात क्या है, इतने परेशान क्यों हो। तब फ्रैंक उनसे पूछता है कि क्या आप सुपर नेचुरल पर यकीन करते हो। तो फादर कहता है कि मैं तो सुपर नेचुरल बॉस के लिए ही काम करता हूँ। फ्रैंक थोड़ा हिचक रहा था, लेकिन आखिर में वो खुल गया। उसने फादर को पूरी कहानी बता दी, जो अभी तक हमें भी नहीं पता थी, कि जॉनी आखिर कैसे मरा और उसके लिए इन्हें श्राप क्यों मिला। तो बात कुछ ऐसी है कि जॉनी एकदम शरीफ पढ़ाकू लड़का था, और ये तीनों बैड बॉयज। एक रात जॉनी इनके साथ पूल हॉल में था, तो इन्होंने सोचा क्यों ना उसके मजे लिए जाएं। इन्होंने जॉनी को बोला कि टाउन में एक नई लड़की आई है डार्लिन, और वो सिंगल भी है, तो क्यों ना हम तुम्हारी बातचीत करा दे उससे। जॉनी के सामने इन्होंने झूठ मूठ फोन भी मिला दिया कि डार्लिन, हमारा एक खास दोस्त है जॉनी, वो तुम्हें डेट करना चाहता है, अभी 10 मिनट में तुम्हारे घर आ जाएगा, तुम उसका अच्छे से ख्याल रखना। ऐसी छोटी मोटी बातें करके जॉनी को पूरा हवा में चढ़ा दिया, और फिर एक रैंडम एड्रेस देकर उसे डार्लिन से मिलने भेज दिया। वो एड्रेस कहाँ पर है, वहाँ कौन रहता है, इन्हें ये तक नहीं पता था। बस इन्होंने तो मजाक कर दिया था, जिसपे अगले दिन पूरा कॉलेज हंसने वाला है, ऐसा इन्हें लग रहा था। जॉनी उस एड्रेस पर पहुंचा और डार्लिन को पुकारने लगा, लेकिन घर में थी एक अकेली ओल्ड लेडी। इतनी रात में किसी को दरवाजे पर पाकर वो डर गई कि शायद कोई चोर होगा, तो सेफ्टी के लिए उसने गन उठा ली। ये तो ढोल वाला सीन हो गया। पर जब उसने दरवाजा खोला तो सामने जॉनी को देखकर उसे ऐसा लगा कि शायद ये लड़का गलत एड्रेस पर आ गया है। वो जॉनी को समझाने लगी कि ऐसे रात में किसी अनजान दरवाजे पर नहीं जाना चाहिए, ये खतरनाक भी साबित हो सकता है। मैंने तो गन भी निकाल ली थी। और बस उसके कहने की ही देर थी कि तभी गन दिखाने के चक्कर में उसके हाथ से ट्रिगर दब गया, और गोली लगने से जॉनी वहीं के वहीं मारा गया। फनी प्रैंक का नतीजा ये हुआ कि एक ब्राइट स्टूडेंट और अकेली माँ के इकलौते सहारे की जान चली गई। साथ ही एक ओल्ड लेडी जिसका बचा हुआ जीवन शांति से गुजरने वाला था, उसे ऐसा ट्रॉमा मिल गया कि उसकी सारी शांति उजड़ गई। और उधर वो तीनों इमेजिन कर करके हंस रहे थे कि आज तो जॉनी को अच्छा पागल बना दिया। इन्हीं की वजह से जॉनी की जान गई, इसलिए उसकी माँ ने इन्हें श्राप दिया। और कहानी यहीं पे खत्म नहीं हुई। फ्रैंक के जो पसीने छूट रहे हैं उसके पीछे रीजन है। श्राप के अंदर हेप्टेगन का जिक्र था। 7 times around go the 3 of you. Look to the heptagon, for it is there. 7 times around go the 3 of you. तो फ्यूनरल के 7 दिन बाद कुछ ऐसा हुआ था कि फ्रैंक और डेव लैब की तरफ जा रहे थे, और डेव थोड़ी मस्ती में चल रहा था, जिसकी वजह से वो सामने से आ रही कार से टकराकर मारा गया था। एग्जैक्टली 7 दिन बाद, यानी हेप्टेगन पूरा होते ही। और फ्रैंक इसलिए परेशान है क्योंकि डेव 7 दिन पहले मरा था, यानी फ्यूनरल को हुए आज 14 दिन बीत चुके हैं। दूसरा हेप्टेगन भी पूरा हो चुका है, मतलब कि आज भी कोई मरेगा, फ्रैंक या फिर रैंडी, इसलिए इसके सांस सूखे पड़े हैं।
है। उसकी एंग्जाइटी दूर करने के लिए फादर उसे समझाता है कि ये बस एक इत्तेफाक है, ये सब चीजें किसी के बस में नहीं होती, तेरे आगे पूरी लाइफ पड़ी है, इसलिए ये सब भूल जा। ये सब सुनकर फ्रैंक भी थोड़ा निश्चिंत हो गया। इसी बीच फ्लाइट लैंड हुई और फादर उसमें से निकलकर चलता बना। वो एयरपोर्ट से निकला ही था कि इतने में दोबारा टेक ऑफ करते हुए वो फ्लाइट क्रैश होकर ब्लास्ट हो गई। और फ्लाइट का नाम क्या था? फ्लाइट 180। समझ गए, फाइनल डेस्टिनेशन। अब या तो ये हमारे साथ इत्तेफाक हो रहा है या फिर फाइनल डेस्टिनेशन इसी मूवी से इंस्पायर्ड है। फादर अभी फ्रैंक को समझा रहा था, लेकिन अब हमें कौन समझाएगा, ये तो हमारे साथ ही खेल हो गया। यकीन नहीं आ रहा एक रैंडम मूवी में ये क्या देखने को मिला है। कैजुअली फाइनल डेस्टिनेशन 0 देखने मिल गई। जितना पुरानी मूवीज के अंदर घुसो उतना ही कुछ नया हाथ लगता रहता है। खैर फादर रनवे पर पहुंचा, जहाँ पे हर तरफ पैसेंजर्स बिखरे हुए थे। हर कोई तड़प रहा था, हर तरफ मौत छाई हुई थी। कोई आखिरी सांसें ले रहा था और कोई ले चुका था। उन्हीं में से एक था फ्रैंक। फादर उसे कहता है कि सब कुछ ठीक है, पर वो फादर को याद दिलाता है कि कुछ भी ठीक नहीं है, क्योंकि आज 14वां दिन है। बस इतना बोलते ही वो भी दम तोड़ देता है और यहाँ पे फादर भी एक अजीब सी उलझन में कैद हो जाता है। क्या ये भी एक इत्तेफाक था या फिर इन डेथ्स का कोई पैटर्न है? कई दिनों तक वो इसी उलझन में फंसा रहा, क्योंकि उस क्रैश में 7 लोगों की जान गई, बाकी बच गए। आखिरकार एक दिन उसने हेड प्रीस्ट को रोककर उसे सब कुछ बता दिया जो भी फ्रैंक ने उसे बताया था। तो उसकी बातें सुनकर हेड प्रीस्ट बोले कि अगर तुम्हारा दिल बेचैन है तो तुम्हें उस तीसरे लड़के के कॉलेज में फोन करके उससे बात करनी चाहिए, यानी रैंडी से। फादर ने बिल्कुल ऐसा ही किया, लेकिन रैंडी के बजाय उसकी बात हुई रैंडी के रूममेट से, जिसने बताया कि रैंडी तो स्काई डाइविंग करने गया है, जब आएगा तो मैं उसे बता दूंगा। लेकिन अफसोस वो अब आएगा नहीं, क्योंकि आज अगला हेप्टेगन भी पूरा हो चुका है। फ्रैंक मरा था 7 दिन पहले। श्राप के मुताबिक आज रैंडी भी मारा जाएगा, और हुआ भी ऐसा ही। स्काई डाइविंग करते हुए वो भी मारा गया। जैसा कि कमील ने बोला था, 1 बाय लैंड 2 बाय स्काई। एक को जमीन पेरिश करेगी, 2 को आसमान। इसी तरह प्रैंक की कीमत चुकाते हुए तीनों निपट गए और इसी के साथ ये टेल एंड हो गई। सोचने वाली बात है, ये अकेली टेल कई मूवीज पर भारी है। कमील 7वें बेटे की 7वीं बेटी, जिसने 7 दिन में मरने का श्राप दिया। ये सारा सेटअप कहाँ गायब हो चुका है आजकल की मूवीज में से। ऊपर से फाइनल डेस्टिनेशन की पेरेंट निकली है। इसमें फ्लाइट 180 क्रैश में 7 लोग मारे गए, बाकी बच गए। और फाइनल डेस्टिनेशन में जो फ्लाइट 180 क्रैश हुई थी उसमें 7 लोग बचे थे, बाकी सब मर गए थे। एनकाउंटर तो हो चुका है आज अननोन से। मोरल इसमें यही था कि किसी के भोलेपन का फायदा ना उठाएं, हिसाब सारा यहीं पे होता है। सेकंड टेल का नाम है द डार्कनेस। ये बात है 1906 की। जेस नाम का बच्चा दिन में अपने डॉग के साथ खेलने निकला और खेलते खेलते वो थक कर सो गया, तो उसका डॉग एक रैबिट के पीछे लग गया और फिर रैबिट का पीछा करते हुए वो पहुंच गया ग्राउंड में हुए एक बड़े से होल तक, जिसमें से कोहरा निकल रहा था। पर ये तो कूजो की ओपनिंग है ना, सारा डेजा वो आज ही होगा। जब बच्चे की आंख खुली तो वो डॉग को ढूंढने में लग गया, और इस बीच मौसम भी काफी अजीब हो चुका था, जो कि साल के इस टाइम पर तो नहीं होना चाहिए। जेस ने डॉग को काफी ढूंढा पर वो नहीं मिला। तब आखिर में जेस भागते हुए अपने घर पहुंचा, जहां पर उसने अपने मॉम डैड को बताया कि डॉग नहीं मिल रहा। लेकिन उन दोनों ने जेस की बात को सीरियस ही नहीं लिया। वो बोले कि किसी छोटे मोटे जानवर के पीछे भाग रहा होगा, थोड़ी देर में अपने आप आ जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सब खाना खाकर सो गए, पर डॉग वापस नहीं आया। जेस भी सो चुका था, लेकिन रात में अचानक से उसकी आंख खुल गई, क्योंकि बाहर कुछ अजीब सी आवाजें गूंज रही थी। उसे लगा कि उसका डॉग उसे पुकार रहा है, इसलिए तभी के तभी विंडो से कूदकर वो बाहर निकल आया और फिर से अपने डॉग को ढूंढने में लग गया। फुल मून था, इसलिए रोशनी की भी कोई दिक्कत नहीं थी। ऐसी आवाज को फॉलो करते हुए वो उस होल तक जा पहुंचा, और पहुंच क्या गया, लुढ़क कर सीधा उसमें गिरने ही वाला था। बस किसी तरह बच गया। लेकिन वहां पर उसे कुछ ऐसा दिखा कि डर के मारे उसके हाथ पैर फूल गए। बच के भागने की कोशिश में वो दोबारा होल में गिर जाता, लेकिन फिर से बच गया। और अब उसकी भागने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। डर के मारे वो वहीं पर सिमट चुका था कि तभी सामने से उसके डैड आ गए, और डैड को देखकर वो एकदम से उनके गले लगकर रोने लगा। डैड उससे पूछ रहे थे कि यहाँ पर कैसे आए और क्या तुम्हारा डॉग इस होल में है, पर वो बस यही बोल रहा था कि जल्दी यहाँ से चलो। तो डैड उसे लेकर चले गए। अगले दिन ये बात पूरे टाउन में फैल गई कि एक डॉग खो चुका है, और जमीन में एक बड़ा सा मिस्टीरियस होल मिला है, जिसके अंदर से रात को अजीब आवाजें आ रही थी। इस बात को कंफर्म करने के लिए एक पुलिस कांस्टेबल के साथ टाउन के कई सारे आदमी उस होल तक पहुंचे, और जाकर देखते हैं कि आवाजें तो अंदर से अब भी आ रही है, साथ ही कोहरा भी।
भी। अंदर क्या है वो बाहर से देख पाना इम्पॉसिबल है। उन्होंने एक पत्थर अंदर फेंका लेकिन उसके गिरने की आवाज ही नहीं आई। बस वही भयानक सी आवाज आ रही थी जो किसी भी जानवर से एकदम अलग थी। आज तक किसी ने भी वैसी आवाज नहीं सुनी। आमतौर पर दिन दहाड़े डर नहीं लगता, हॉरर को रात के साथ रिलेट किया जाता है, लेकिन उन सबको दिन में ही लग रहा था। बिना ज्यादा देर रुके सब वापस चले गए। भले ये बहाना लगा कर गए कि बारिश आने वाली है, पर चले गए और जेस को अपने डॉग के बारे में पता नहीं चल पाया। फिर पूरे दिन बारिश हुई और रात में पूरे टाउन ने वो अजीब सी आवाज सुनी। धीरे धीरे वो आवाज बढ़ती जा रही थी। कांस्टेबल के मुताबिक ये एक सिग्नल है कि उन्हें इस मिस्ट्री को जल्द से जल्द सुलझाना होगा, लेकिन एक दुकानदार के मुताबिक ये वार्निंग है। उस होल के अंदर कोई शैतानी चीज है जो उन्हें वार्न कर रही है कि टाउन छोड़कर निकल जाओ। उधर जेस के डैड ने डिसाइड कर लिया था कि वो सुबह होने का वेट नहीं करने वाला, क्योंकि ऐसे भयानक माहौल में टाउन का कोई भी नागरिक सो नहीं पाएगा। जेस की माँ उसे मना कर रही थी कि मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, लेकिन उसने माँ की बात नहीं सुनी। उसे बस ये था कि जेस को तसल्ली करवानी है कि उसका डॉग होल के अंदर नहीं है। फिर से लोगों को जमा करके वो होल तक पहुंचा, लेकिन कोई भी उसके अंदर जाने को तैयार नहीं था। कांस्टेबल कह रहा था कि अंदर डायनामाइट फेंक देते हैं, जो भी होगा खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके लिए भी ग्रुप राजी नहीं हुआ, क्योंकि क्या पता डॉग सच में अंदर हो और अंदर जाना बहुत बड़ी बेवकूफी साबित होगी। लेकिन फिर भी जेस का डैड इसके लिए मान गया, सिर्फ जेस की वजह से, क्योंकि जेस खुद अंदर जाने के लिए तैयार था। वो कह रहा था कि अगर मेरा डॉग अंदर हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। बस उसकी बातों के आगे डैड पिघल गया। स्पीक नो एविल। रस्सी के सहारे वो नीचे उतरने लगा और तभी घर में लगी उसकी फोटो नीचे गिरकर टूट गई। उसकी वाइफ को तो पहले ही लग रहा था कि कुछ गलत होने वाला है, अब तो कंफर्म हो गया। जैसे ही वो अंदर गया सब एकदम शांति से खड़े हो गए कि पता नहीं वो क्या बताएगा, लेकिन अंदर से सिर्फ उसके चिल्लाने की आवाज आई, जिसे सुनते ही सबने जल्दी से रस्सी खींचकर उसे बाहर निकाल लिया। लेकिन बाहर जो इंसान आया वो एकदम अलग था। वो नहीं था जो अंदर गया था। अंदर उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसे रियलिटी से पूरी तरह काट दिया, यानी वो पागल होकर बाहर निकला। एनकाउंटर हो गया अननोन के साथ उसका। हाथ पैर मारकर उसने सबको दूर हटाया, फिर अजीब तरह से चिल्लाते हुए वो चारों तरफ भागने लगा और जैस उसके पीछे पीछे। इसके बाद पूरा जीवन उसने असाइलम में काटा और होल के अंदर क्या था ये किसी को कभी पता नहीं चल पाया। ये थी सेकंड टेल। डे हॉरर भी दिखा दिया। और बताओ, होल में कोई शैतानी चीज ही थी जिसके आने से मौसम तक बदल गया था, और इसका मोरल यही था कि ए लकड़ी क्यों पड़ी हो झाड़ में। बाकी आपको पता ही है, वो गड्ढा बोल रहा था ऐसा, ए इंसान क्यों खड़े हो झाड़ में। जज्बाती होके गलत जगह पैर नहीं डालना चाहिए, थोड़ी देर सोच लेना चाहिए। आखिरी टेल का नाम है द गर्ल ऑन द ब्रिज। इस कहानी में हम एक कार को देखते हैं जो कि ब्रिज की तरफ चली आ रही थी, लेकिन ब्रिज पर चढ़ने के बजाय वो साइड में जाकर नदी में गिर गई। इसके बाद हम स्टेट सेनेटर माइकल और उसकी वाइफ जूडिथ को देखते हैं जो कि रात में अपने घर जा रहे थे। और माइकल और जूडिथ तो हैलोवीन में भाई बहन थे ना। इसके 6 साल बाद आई थी हैलोवीन। बस हो गया भाई आज के लिए, कहाँ से आई ये मूवी। खैर वो दोनों उसी ब्रिज तक पहुंचे और ब्रिज के ऊपर उन्हें सूजन नाम की लड़की मिली। माइकल ने उससे पूछा कि तुम यहाँ पे क्यों खड़ी हो, यहाँ कैसे आई। तो उसने बस इतना बताया कि मुझे नहीं पता, मुझे डर लग रहा है और मुझे अपने घर जाना है, मेरे डैड मेरा वेट कर रहे होंगे, क्या तुम मुझे घर तक छोड़ दोगे। उसने अपना एड्रेस बताया और माइकल उसे कार में बैठाकर उसके घर की तरफ चल दिया। यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिससे हमें पता चलता है कि सूजन पॉल नाम के लड़के से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है, लेकिन इसका डैड जॉन इनकी शादी के खिलाफ है क्योंकि पॉल गरीब है। वो सूजन की शादी एक अमीर लड़के से करना चाहता है, लेकिन सूजन ऐसा नहीं चाहती। वो डैड को समझाती रहती है कि पॉल भी मेहनत करता है, वो भी कामयाब हो जाएगा, लेकिन डैड का बस यही कहना है कि वो कुछ नहीं कर पाएगा। एक दिन सूजन ने ज्यादा जिद की तो डैड ने सीधा बोल दिया कि पॉल से शादी करते हुए देखने से अच्छा मैं तुझे मरा हुआ देखना पसंद करूंगा। सूजन की माँ एमा ने डैड को बहुत समझाया कि तू भी तो पहले पॉल के जैसा ही था, तू भी तो बाद में कामयाब हुआ, तो वो क्यों नहीं हो सकता। सूजन की खुशी से बढ़ के तेरे लिए पैसा हो गया है, ऐसा करके तू सबकी खुशियां खत्म कर देगा। लेकिन डैड किसी की सुनने को तैयार ही नहीं था। डैड के मना करने के बाद भी सूजन नदी किनारे पॉल से मिलने गई जहां पर वो मिलते थे। इसके बाद वो उसी अमीर लड़के की पार्टी में पहुंची जहां पर उसने पॉल को भी बुला रखा था। वो चोरी छुपे पॉल से मिल रही थी, लेकिन ये उसे भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने पॉल को बोला कि चलो एक बार दोबारा डैड से बात करके देखते हैं, लेकिन पॉल ने बोला कि इसका कोई फायदा नहीं होगा, वो नहीं मानने वाले। इसका बस यही हल है कि हम दोनों भाग के शादी कर लेते हैं, वो भी आज ही। इतना सुनते ही सूजन खुश हो गई और उसी टाइम दोनों कार में बैठकर शादी करने निकल गए। और
फ्लैशबैक बस इतना ही था क्योंकि माइकल सूजन के घर पहुंच चुका है। वो जाकर दरवाजा नॉक करता है और सूजन के डैड को बताता है कि आपकी बेटी मुझे पुल पे मिली तो मैं उसे घर छोड़ने आ गया। लेकिन बेटी तो कार में थी ही नहीं, बस वो फूल थे जो उसके हाथ में थे, पर वो गायब कहाँ हो गई। सूजन का डैड बताता है कि मेरी बेटी तुम्हें मिल ही नहीं सकती क्योंकि वो तो सालों पहले मर चुकी है। जिस कार में पॉल और सूजन शादी करने निकले थे वो कार ब्रिज पर चढ़ने के बजाय नदी में गिर गई थी, जिस वजह से दोनों उसी नदी में मारे गए थे जिसमें मिला करते थे। डैड ने बोला था ना, पॉल के साथ शादी करते हुए देखने से अच्छा मैं तुझे मरा हुआ देखना पसंद करूंगा। बस वही सच हो गया। शादी नहीं हो पाई, इसने सूजन को मरा हुआ देखा, जिसका पछतावा इसे आज तक है। इसके बाद हमें सूजन और पॉल दिखाए जाते हैं जो मरने के बाद एक साथ हैं और साथ में काफी खुश हैं। लेकिन ये साथ भी बस थोड़ी देर का था। अचानक ही पॉल कहीं खो गया और सूजन अकेली रह गई। बस तभी से वो रात को भटकती है, लेकिन उसका सफर बस घर के बाहर तक ही है। ये थी आखिरी टेल। ये उसी पॉपुलर अर्बन लेजेंड पर बेस्ड है कि रात को सड़क पर एक लड़की दिखाई देती है जो कि लिफ्ट मांगती है, फिर अचानक से गायब हो जाती है। ये तो पूरी दुनिया में फेमस है और इसमें सीख यही थी कि गुस्से में ज़बान हिलाओ, फिर बाद में सारी उम्र पछताओ। ये थी एक मिस्टीरियस मूवी जो कुछ ज्यादा ही खास है। मुझे तो इसने पूरी तरह हैरान कर दिया। एक तो जिस तरह का हॉरर इसमें दिखाया गया वो अब देखने को मिलता ही नहीं, पूरी तरह विलुप्त हो चुका है क्योंकि सवाल से पहले तो जवाब डालने पड़ते हैं मूवीज में। पर मजे की बात यह है कि ये वीडियो जो आप देख रहे हो ये प्योरली इत्तेफाक की बात है। मैं तो किसी और वीडियो पे काम कर रहा था, ये तो दूर दूर तक मेरे प्लान्स में थी ही नहीं। बस रात को मैंने ऐसे ही अपना पीसी ऑन कर लिया जिसमें ढेरों मूवीज पड़ी हैं, तो उन्हीं में से रैंडमली मैंने ये मूवी उठा के फोन में डाली कि सोने से पहले देख लूंगा। और रात को 1 बजे मैंने ये मूवी देखी और इसने मेरा दिमाग हिला दिया क्योंकि जो फ्यूचर में इसके बाद मूवीज आई हैं उनसे रिलेटेड इतना कुछ है इस मूवी में। फिर से वही बात आ गई कि क्या ये इत्तेफाक है या फिर नहीं। और जिस वीडियो पे मैं काम कर रहा था उसे छोड़ के मैं अगले दिन इसी पे लग गया। 12 बजे से मैंने इसे लिखना शुरू किया और अब मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। 7 बज रहे हैं रात के, और अगर ये आधे दिन में बन के कंप्लीट हो गई तो आप भी इसे आज ही देख लोगे, संडे के ही दिन। अगर ये 10 बजे तक भी बन के तैयार हो गई तो आप इसे अभी देख रहे होगे संडे को ही। लेकिन अगर 11 बज गए तो फिर आप इसे अगले दिन देखोगे। लेकिन है पूरी तरह क्रेजी बात। इत्तेफाक से सब कुछ होता गया। जैसे कि इस मूवी में जो स्टोरीज हैं उनके अंदर जो इवेंट्स हुए वो भी कैसे इत्तेफाक से एक दूसरे से रिलेटेड है, कैसे एक इवेंट ने दूसरे को जन्म दिया। मेरा तो सच में एनकाउंटर हो गया अननोन के साथ। और अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना, साथ ही लाइक भी कर देना क्योंकि लाइक्स और कमेंट्स दिन ब दिन घटते जा रहे हैं। और अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है तो हॉरर एंथोलॉजी वाली प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो। उसमें ऐसी दुनिया भर की स्टोरीज आपको देखने को मिलेंगी जिसमें हॉरर भी होगा, साथ में मोरल भी। और आगे फ्यूचर में जो ऐसी वीडियोस आएंगी उन्हें देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे भी सेट करना होगा ताकि यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले भेज दे। इसके अलावा अगर आप चाहो तो मुझे और जगहों पर भी फॉलो कर सकते हो, जैसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, थ्रेड वगैरह वगैरह। सबके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी ये जरूर बताना कि क्या आप ये वीडियो इत्तेफाक से देख रहे हो या फिर नहीं। खैर मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।